सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के फेवर में बना रखा है, या हो सकता है कि आने वाले समय में आप जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के फेवर में बना सकते हो, या अदरवाइज भी अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो आपके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। बिकॉज हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला जो है वो सुना है। और आज का सेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि हम आज केवल एक फैसले की बात नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के 2025 में दो फैसले जो आए हैं उनकी बात करेंगे। दोनों फैसले जो है वो जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर आए हैं। आप सभी लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। जितने भी अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी अगर जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की जाती है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है। जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी एक तरह से आप अपने प्रॉपर्टी के लिए एक एजेंट को अपॉइंट करते हैं, जो व्यक्ति आपकी गैर मौजूदगी में आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो कर सकता है। लेकिन बहुत बार ये देखने को मिलता है कि वो व्यक्ति जिसके फेवर में जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया गया, उस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी आगे किसी और को ट्रांसफर कर दी, जिसको हम जीपीए सेल के नाम से डिनोट करते हैं। सो जीपीए सेल क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, बहुत बार क्या होता है, परिवार में हो सकता है कि परिवार के एक सदस्य जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपने किसी बच्चे के नाम पे, किसी फैमिली मेंबर के नाम पे जीपीए बना रखा है, और जीपीए जिसके फेवर में बनाया गया, उस व्यक्ति ने बाद में उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना टाइटल क्लेम कर लिया कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। तो क्या जीपीए के बेसिस पे एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी के ऊपर टाइटल मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, उसके लिए भी आज का सेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सभी लोगों का स्वागत है ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे। आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कि ए प्लस लॉ अकेडमी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर हम लोग तैयारी करवाते हैं। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब के चैनल पे जितने भी हमारा यूट्यूब का परिवार है, आप सभी लोगों के लिए हम लीगल अपडेट्स जो हैं, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, वो जजमेंट्स हम इजी लैंग्वेज में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आम जनता की तक ये फैसले जो है ये पहुंचे और आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आ रहे हैं उसके बारे में पता लगे। तो चलिए बात करते हैं आज के इस नए फैसले के ऊपर, जो जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए के ऊपर आया है। इस फैसले का जो टाइटल है वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यह है रमेश चंद वर्सेस सुरेश चंद का फैसला। 2025 में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। रमेश चंद और सुरेश चंद दोनों भाई हैं। इनके पिताजी की प्रॉपर्टी को लेके एक व्यक्ति के फेवर में जो था जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी बना था। सो हमारे प्रॉपर्टी के कानून में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैक्सिम हम यूज करते हैं, मैं अगर सरल भाषा में कहूं तो उसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का खुद अधिकारी नहीं है, जिसकी खुद मलकियत नहीं है, जो खुद मालिक नहीं है, वो किसी और को मालिक नहीं बना सकता। सो अगर जीपीए होल्डर जो है, क्योंकि हम उसको मालिक नहीं मानते हैं, तो जीपीए होल्डर आगे प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर कर सकता है, यह सबसे बड़ा पहलू जो था इन जजमेंट्स के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। चलिए बात करते हैं अब ये जो जजमेंट्स है, जैसे रमेश चंद का जजमेंट और एक और जजमेंट जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं, इन दोनों जजमेंट्स का जो बेस बना वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना केस है, जिसका टाइटल था सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2011 का वो केस है, सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2011 का केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि जीपीए सेल्स जो हैं वो वैलिड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होती हैं। जीपीए सेल के बेसिस पे ओनरशिप जो है वो वैलिडली ट्रांसफर नहीं हो सकती। सो उसी जजमेंट के बेसिस पे आज ये 2025 के दो फैसले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोनों फैसले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी हो, जीपीए जो है वो हम देखते हैं कि हमारे लगभग सिविल केसेस में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में लगभग बहुत बार जो है ये जीपीए से रिलेटेड इश्यूज जो है वो देखे जाते हैं। सो अगर आपने कभी जीपीए एग्जीक्यूट किया है तो आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपके फेवर में जीपीए है तो भी आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगर फ्यूचर में आप जीपीए बनाने वाले हैं
या फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी के मालिक आप बनेंगे, वो संभवतः सभी बनेंगे। तो आपको इन सारे कानूनों के बारे में, इन सारी जजमेंट्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के इन आदेश और फैसलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो चलिए बात करते हैं कि इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सो जैसे रमेश चंद वर्सेस सुरेश चंद का फैसला 2025 में ये आया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको फैक्चुअल बैकग्राउंड देता हूं कि इस केस में हुआ क्या, क्योंकि जब तक आप तथ्य नहीं समझेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि इस केस में एक्चुअल में हुआ क्या। तो तथ्य यह है कि जो सूट प्रॉपर्टी थी उसके ओरिजिनल मालिक श्री कुंदन लाल जी थे। हुआ क्या कि सुरेश चंद जो है उन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर दी ओनरशिप। जो उनके पिताजी की प्रॉपर्टी थी, पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप क्लेम कर दी। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी की व्यक्ति की डेथ हो जाए और अगर अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत बिना बनाए, बिना उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किए या गिफ्ट किए उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो जो भी उसके लीगल हायर्स है उनको वो प्रॉपर्टी मिलती है। लेकिन हुआ क्या कि कुंदन लाल के एक लड़के सुरेश चंद ने जो है इस प्रॉपर्टी पे दावा क्लेम कर दिया। उसने कहा कि जी मेरे पिताजी ने मेरे फेवर में एग्रीमेंट टू सेल बनाया है। देखिए, एग्रीमेंट टू सेल एक अलग चीज है और सेल डीड या जिसको हम कन्वेंस डीड कहते हैं वो एक अलग चीज होती है। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, जैसे मैं अगर सरल भाषा में आपको बताऊं, एग्रीमेंट टू सेल क्या है कि जब आप प्रॉपर्टी के मालिक के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी को आपसे खरीदूंगा, इतना पैसा मैं एडवांस दे रहा हूं, इतना पैसा मैं आपको सेल डीड के समय दूंगा। मालिक जो है वो आपके साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको फलानी डेट को ट्रांसफर कर दूंगा, आपके ये प्रॉपर्टी की ओनरशिप फलानी डेट को मैं सेल डीड बना के आपके फेवर में दे दूंगा। सो एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आप सेल डीड जो है वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इसको हम जर्नल सेंस में, हमारी लोकल भाषा में बयाना भी कहते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी लेने का एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आप कुछ एडवांस मनी दे देते हैं मालिक को ताकि वो इस प्रॉपर्टी को किसी और को ना बेचे। सो ये एग्रीमेंट टू सेल है। अब अगर आपके फेवर में सिर्फ अभी तक एग्रीमेंट टू सेल है तो आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाते हैं। प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लिए रजिस्टर्ड सेल डीड का होना मैंडेटरी है। सो कुंदन लाल के एक लड़के सुरेश चंद के फेवर में एग्रीमेंट टू सेल था। अब आई होप आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि एग्रीमेंट टू सेल अलग चीज होती है और सेल डीड अलग चीज होती है। एग्रीमेंट जो होता है उसके बेसिस पे कोई व्यक्ति मालिक नहीं बनता, लेकिन जो सेल डीड होती है, जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड होती है, जब आप सरकार को रेवेन्यू की फीस देते हो, स्टाम्प ड्यूटी देते हो, उस रजिस्ट्रेशन की फीस देते हो, स्टाम्प ड्यूटी देते हो, उसके बाद आपकी सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाती है। सो दोनों में अंतर है। सो एग्रीमेंट टू सेल कुंदन लाल जी ने सुरेश चंद अपने एक लड़के के नाम पे बनाया, साथ के साथ सुरेश चंद के फेवर में एक जीपीए एग्जीक्यूट कर दिया, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। अब और कुछ एफिडेविट और एक रिसीट ऑफ कंसिडरेशन था और एक विल भी एग्जीक्यूट किया गया, एक वसीयत भी कुंदन लाल ने अपने इस लड़के सुरेश चंद के नाम पे बना दी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक रजिस्टर्ड विल जो है वो कुंदन लाल ने एग्जीक्यूट करी, एक एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट किया है और तीसरा एक जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी इन्होंने बनाया। और सुरेश चंद का यह कहना था कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी का, पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे पास इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि प्लेंटिफ ने कहा कि ही एक्वायर्ड टाइटल अंडर दीज डॉक्यूमेंट्स। सुरेश चंद ने कहा कि जी मैं इन कागजों के बेसिस पे प्रॉपर्टी का मालिक हूं। और ये जो डिफेंडेंट नंबर 1 है, जो उसके ब्रदर है, उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में इनके पास लाइसेंस था प्रॉपर्टी पे पोजीशन होल्ड करने का, लेकिन अब वो एक्सपायर हो चुका है, तो अब ये ट्रेसपासर है और ट्रेसपासर होने के नाते इनको प्रॉपर्टी से बाहर निकाला जाए। सो प्लेंटिफ का जो वाद आया कोर्ट में, जो सिविल सूट इन्होंने फाइल किया, उसमें इन्होंने 4 चीजें कही। पोजीशन की डिमांड करी, मैंने प्रॉफिट्स डिमांड किए, टाइटल की डिक्लेरेशन मांगी और मैंडेटरी इंजंक्शन की बात करी फॉर द रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब ये सारा केस जो था ट्रायल कोर्ट में चला और ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के नाम पे डिक्री बना दी और डिफेंडेंट का जो काउंटर क्लेम था उसको डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, अब जब डिफेंडेंट का काउंटर क्लेम, जो भी उनके डिस्प्यूट्स थे, उनको रिजेक्ट कर दिया और प्लेंटिफ के फेवर में कोर्ट ने कहा ही इज इंटाइटल्ड टू हैव द पोजीशन। ये डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। इसके बाद ये मैटर हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को कंफर्म करता है। अब मामला उठा कि सुप्रीम कोर्ट में जब गए, सुप्रीम कोर्ट ने किन पहलुओं को कंसीडर किया और क्या क्या लीगल पॉइंट्स जो थे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बताए।
तो सबसे पहली चीज कि मैं आपको बताता हूं कि लीगल इश्यू यहां पे क्या क्या थे, क्योंकि आप अगर कानून की भाषा नहीं समझते हैं और अगर आप कानून की भाषा समझते भी हैं तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। सो जो पहला की लीगल इशू था कि वेदर एग्रीमेंट टू सेल विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड सेल डीड कन्वेज अ वैलिड टाइटल अंडर सेक्शन 54 ऑफ टीपीए। ये पहला सवाल था कि अगर केवल एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट किया गया लेकिन सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं की गई, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है सेल डीड का, तो क्या किसी व्यक्ति को टाइटल मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरी चीज कोर्ट ने कही कि क्या जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तीसरी चीज कोर्ट ने कही कि रजिस्टर्ड विल एलिजिड टू बी सराउंडेड बाय सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस कॉन्फर द वैलिड टाइटल एक्सक्लूसिवली ऑन वन हायर, कि अगर बेशक एक वसीयत जो है वो रजिस्टर करवाई गई, लेकिन अगर उस वसीयत के ऊपर कोई सस्पिशन है, कोई शक है कि व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति एक बच्चे के नाम पे क्यों कर दी या एक व्यक्ति के नाम पे क्यों कर दी, अगर इसको लेके किसी भी तरह का सस्पिशन है, तो क्या जिस व्यक्ति के नाम पे वसीयत बनाई गई क्या उसको टाइटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि वसीयत का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर वसीयत एग्जीक्यूट हुई है, रजिस्टर हुई है, तो सबसे पहले प्रोबेट कोर्ट जो होती है उनको ये देखना होता है कि वसीयत किसी भी तरह से सस्पिशियस नहीं है, उसके ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए। एक फादर अपने एक बच्चे के नाम पे सारी प्रॉपर्टी तभी करेगा जब दूसरा लड़का जो है वो कंप्लीटली अपने फादर को अबैंडन कर देता है, ध्यान नहीं रखता है, उनकी सेवा नहीं करता है। लेकिन अगर दोनों लड़के सेवा करते हैं, सेवा भाव है, तो ऐसी क्या चीज हो गई कि फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक लड़के के नाम पे कर दी। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अगर रजिस्टर्ड विल सस्पिशियस है तो टाइटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक व्यक्ति को, इसके ऊपर बात की जाए। इसके साथ साथ कुछ और लीगल पहलू यहां पे थे, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है हमारा 1882 का, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है पार्ट परफॉर्मेंस का। पार्ट परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट जो लोग नहीं जानते मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल, और जो खरीदार है जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है वो एक रिटर्न एग्रीमेंट करके प्रॉपर्टी पे कब्जा ले लेता है। कब्जा लेने के साथ साथ वो कंसिडरेशन एटसेट्रा जो है, या ही इज रेडी टू परफॉर्म द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एक इंग्रेडिएंट्स है, कुछ एक एलिमेंट्स है जो धारा नंबर 53 कैपिटल ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है। तो अगर वो सारे इंग्रेडिएंट्स मीटअप हो जाएं तो उस व्यक्ति को जबरदस्ती उस प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाला जाता। इसको लेके एक कानून हमारे पास 53 कैपिटल ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। तो ये सारे पहलू जो थे इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने रहे और पार्टीज ने अपने अपने आर्गुमेंट दिए। जैसे प्लेंटिफ जो था वो जीपीए के ऊपर रिलाय कर रहा था, एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर रिलाय कर रहा था, एफिडेविट के ऊपर रिलाय कर रहा था, वसीयत के ऊपर रिलाय कर रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि जी मेरे पिताजी ने ये प्रॉपर्टी मुझे दे दी है, मेरे नाम पे जीपीए भी है, मेरे नाम पे एग्रीमेंट टू सेल भी है, मेरे नाम पे वसीयत भी है। तो ये सारे बेसिस पे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उसने इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना दावा पेश किया। वहीं पे डिफेंडेंट का आर्गुमेंट था कि एग्रीमेंट टू सेल विदाउट रजिस्टर्ड सेल डीड इज नॉट अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल विदाउट द सेल डीड डज एग्रीमेंट टू सेल विदाउट द सेल डीड डज नॉट कॉन्फर्स एनी ओनरशिप। जब तक सेल डीड रजिस्टर नहीं होगी तब तक कोई ओनरशिप नहीं मिलती है। जीपीए जो होता है वो केवल प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के लिए होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पे जीपीए होता है वो व्यक्ति एजेंट की तरह काम करता है, एक्चुअल ओनर मालिक होता है। सो जीपीए होल्डर केवल मैनेजमेंट होल्ड करता है, मालिक नहीं बनता। और विल जो है वो सस्पिशियस थी, क्योंकि बाकी 3 चिल्ड्रन को वसीयत से क्यों एक्सक्लूड किया गया, 3 बच्चे और थे उनको क्यों एक्सक्लूड किया गया। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल रीजनिंग अपनी दी वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को टाइटल कन्वे नहीं करता है। इट डज नॉट कॉन्फर्स टाइटल अपॉन द प्रॉपर्टी। एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट कन्वे टाइटल। और सेक्शन नंबर 54 टीपीए इसके ऊपर जो कानून की धारा है वो लगती है। जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी की जहां तक बात है, जिसके ऊपर आज का सेशन मैंने आपके लिए रखा है, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए क्या है, जीपीए क्रिएट्स ओनली एजेंसी रिलेशनशिप। ये केवल एक एजेंसी का रिलेशन है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है। मालिक जो होता है भूमि का, संपत्ति का, वो अपनी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के लिए एक व्यक्ति को जीपीए दे देता है, एजेंट बना देता है।
अथॉरिटी वॉज लिमिटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, रेंटिंग, मॉर्गेज एटसेट्रा, एंड नॉट टू द कन्वेयंस। और तीसरी चीज कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीपीए है वो व्यक्ति मालिक नहीं बनेगा, नो ओनरशिप इज पास्ड बिकॉज ऑफ द जीपीए। और तीसरी चीज जो वसीयत की थी, वसीयत के आधार पे कोर्ट ने क्या कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ विल अलोन इज नॉट वैलिडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जितने भी लोग, जिन लोगों ने वसीयत बनाई है या वसीयत बनाएंगे आने वाले समय में, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और जितने भी लोग जिनके फेवर में वसीयत बनी है, आपको भी एक चीज का ध्यान रखना है कि केवल मात्र वसीयत रजिस्टर हो जाने से, केवल मात्र विल रजिस्टर हो जाने से विल वैलिडेट नहीं हो जाती। कोर्ट के सामने यह प्रूव करना होता है कि विल इज विदाउट एनी सस्पिशन, विल के ऊपर कोई शक करने का कारण नहीं है। अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस होते हैं तो कोर्ट विल को इग्नोर कर सकता है। लिखा है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे इस केस में कि कुंदन लाल जी के 4 लड़के थे, कुंदन लाल के 4 बच्चे थे, लेकिन विल केवल एक व्यक्ति के नाम पे बनाई गई बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कि बाकियों को एक्सक्लूड क्यों किया गया। बहुत सारे लोग जब वसीयत बनाते हैं तो एक चीज लिखते हैं कि जी मेरा फलाना लड़का, मेरी फलानी लड़की ये मेरा ध्यान नहीं रखते, या इन लोगों से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, खुश नहीं हूं, या इन्होंने मेरी कभी देखभाल नहीं करी, इन्होंने मुझे खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया, मैं इनको अपनी कोई प्रॉपर्टी में कोई इनको हिस्सा नहीं देना चाहता। लेकिन अगर ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो विल जो है वो सस्पिशियस मानी जाती है। सो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि विल जो है वो इनवैलिड रहेगी इस केस में। तो इसी के साथ साथ जब वसीयत गलत है, जीपीए के आधार पे प्रॉपर्टी का मालिक बनता नहीं है कोई व्यक्ति, और तीसरी चीज जो है एग्रीमेंट टू सेल से कोई व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी के ऊपर टाइटल नहीं एक्वायर करता, तो जब तीनों ही चीजें खारिज हो जाएंगी तो हम प्रॉपर्टी जो है वो कैसे आगे डिवॉल्व करेंगे? तो प्रॉपर्टी सक्सेशन के रूल्स के हिसाब से जाएगी, और सक्सेशन का कानून कहता है कि जो भी क्लास 1 के लीगल हायर्स है सभी बराबर मालिक हैं। तो अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बराबर मालिक हैं। इसीलिए सिंस विल वॉज इनवैलिड, नो वैलिड सेल डीड एग्जिस्टेड, प्रॉपर्टी डिवॉल्व्ड बाय इंटरस्टेट सक्सेशन, सो अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑल क्लास 1 लीगल हायर्स आर इंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर। सभी लोग बराबर प्रॉपर्टी के मालिकाना हक रखते हैं। सो जो मेन पॉइंट इस केस के अंदर था कि जी जीपीए होल्डर जो है वो मालिक नहीं होता। वसीयत जिसके नाम पे बनी है उसको प्रूव करना होता है कि वसीयत बिना किसी डर दबाव के बनाई गई थी कंसर्न व्यक्ति के द्वारा। अगर वो चीजें नहीं होती हैं, कोर्ट में प्रूव, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस कोर्ट को दिखते हैं, तो विल इनवैलिड डिक्लेयर हो जाती है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जजमेंट हम लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ना केवल जीपीए, रेदर वसीयत से रिलेटेड, एग्रीमेंट टू सेल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज इस केस में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई की। इसके बाद आप लोगों के लिए एक और जजमेंट में 2025 का जो है वो आपके सामने रखता हूं, सेम इसी तरह की सिनेरियो पे। इस केस का नाम जो है MS अनंथामूर्ति वर्सेस जे मंजुला एंड अदर्स। 27 फरवरी 2025 का ये डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया। इस केस में क्या मेन पहलू थे वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा जी। बहुत बार क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के नाम पे वसीयत ये जीपीए बनाया गया, जीपीए बनवाते समय एक चीज लिखी गई कि इट इज एन इररिवोकेबल जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। इररिवोकेबल का मतलब इसको कैंसल, इसको खारिज नहीं करवाया जा सकता, ऐसा लिख दिया जाता है। कभी कभी टाइपिंग करते समय इस तरह से लिख दिया जाता है कि इस जीपीए को कैंसिल नहीं करवाया जा सकता, इट इज इररिवोकेबल जीपीए। तो सवाल कोर्ट के सामने था, कैन ए मूवेबल प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड वैलिडली थ्रू जीपीए और एग्रीमेंट टू सेल? डज इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी प्लस एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट ओनरशिप राइट्स एंड ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पास एग्रीमेंट टू सेल है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास इररिवोकेबल जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी है, क्या वो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी क्रिएट होगा कि नहीं होगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में बहुत क्लियरली कहा, बहुत क्लियरली, कि जी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो एजेंसी का रिलेशन होता है, सेक्शन धारा नंबर 201 और 202 उससे रेगुलेटेड है, और जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी इज द एजेंसी एंड नॉट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी।
जैसे ही प्रॉपर्टी के मालिक की मृत्यु हो जाएगी, द मोमेंट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी डाइज, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप खत्म हो जाती है, अपने आप। ठीक है, लिखा है एजेंसी एंड्स विद द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कोई व्यक्ति जो प्रॉपर्टी के ऊपर खुद मालिकाना हक नहीं रखता या खुद वो अधिकारी नहीं है, वो ट्रांसफर कैसे करेगा? So no one can give what he doesn't have. Nemo det quod non habet का ये प्रिंसिपल है जो हम प्रॉपर्टी के केसेस में यूज करते हैं। So इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन दिया कि जी अगर आपके पास इररेवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है या जीपीए सेल जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पे आप अगर प्रॉपर्टी आगे किसी और को बेच दो, आगे किसी और को बेच दो, तो वो सेल सारी की सारी इनवैलिड मानी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास किसी व्यक्ति की जीपीए है और उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को लेके मुझे राइट्स दिए गए और मैं वो प्रॉपर्टी आगे किसी और को बेच दूं और वो व्यक्ति जिसको मैंने बेची वो व्यक्ति आगे किसी और को बेच दे, तो जो चेन बनता है सेल का, ये सारी सेल्स गलत मानी जाएंगी। बिकॉज जीपीए होल्डर के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी की प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दे। सो दैट इज द मेन पॉइंट। और कोर्ट ने कंक्लूजन भी दी। सो इस केस में कोर्ट ने भी यही कहा कि जो भी सेल जीपीए के थ्रू होता है वो इनवैलिड माना जाता है। मैं की पॉइंट्स आपको देता हूं कि रजिस्टर्ड ओनर अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो वैलिड माना जाएगा। जैसे आप पढ़ सकते हैं, जो रेशो है इस केस का, रेशो माने वो एरिया जो निचली अदालतों पे लागू होता है और उनको इन चीजों को फॉलो करना होता है। तो पहली चीज, वैलिड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्स रजिस्टर्ड सेल डीड फॉर कन्वेयंस। अगर रजिस्टर्ड सेल डीड है तभी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा। जीपीए या विल ट्रांजैक्शंस कैन नॉट कन्वे द ओनरशिप एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड मोड ऑफ ट्रांसफर। जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके आधार पे अगर कोई व्यक्ति आगे प्रॉपर्टी बेच दे तो ये वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाता। जैसे ही मालिक की डेथ हो जाएगी, जीपीए जो है, एजेंसी रिलेशन जो है, वो अपने आप टर्मिनेट हो जाता है। एंड लास्ट में जैसे आप देखेंगे, एजेंट कैन नॉट ट्रांसफर बेटर टाइटल देन व्हाट द प्रिंसिपल हैड। सो एजेंट के पास कोई मालिकाना हक नहीं है, तो वो कैसे अपने प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी किसी और को दे सकता है? और ये दोनों जजमेंट्स के ऊपर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2011 का, जिसका टाइटल था सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2011 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा ये डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसी जजमेंट के आधार पर ये जो दो जजमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, ये डिसाइड की गई। सो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपने जीपीए बनाया है तो आपको बेफिक्र हो जाना है। जीपीए होल्डर अगर आगे किसी को प्रॉपर्टी बेचता भी है या वो खुद उस प्रॉपर्टी पे टाइटल क्लेम करता है, तो वो ट्रांसफर या वो टाइटल जो क्लेम कर रहा है वो वैलिड नहीं माना जा सकता। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति के आधार पे के पास एग्रीमेंट टू सेल है, तो वो व्यक्ति केवल एग्रीमेंट टू सेल के आधार पे प्रॉपर्टी पे कोई टाइटल एंजॉय नहीं कर सकता, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका प्रॉपर्टी पे, कोई अधिकार नहीं है उसका। और तीसरा, कि अगर किसी व्यक्ति के फेवर में विल बनाई गई लेकिन विल सस्पिशियस है, तो विल जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर करवाई जा सकती है। तो ये दोनों मुकदमे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं, ताकि आपको और भी बहुत सारे लीगल अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। जितने भी बच्चे हमारे जुडिशरी की तैयारी करते हैं, जुडिशरी को लेके भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मेंबरशिप आप ले सकते हैं, जिसमें जुडिशरी से रिलेटेड आपको जो है लीगल अपडेट्स, वीडियोस और इवन क्लास के लेक्चर्स भी आपको वहां पे जो है देखने को मिलेंगे। सो इसी के साथ साथ आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी के साथ साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।